Now we will discuss part 2, Unit 1, Musculoskeletal System. There are how many muscle in the adult human body? जी कितने, कौन बताएगा? 302, 206, 360 and 660. Which one of the following is correct option? जी कौन बताए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, नेक्स्ट 26. Back of the hand together hold for 60 seconds. सही. अपने दोनों हैंड को आप लोगों ने क्या करना है, बैक साइड पे 60 सेकंड के लिए आपने रोकना है. टेस्ट फॉर कार्पल टनल सिंड्रोम इज कॉल्ड. हम एक टेस्ट करते हैं, किस चीज़ के लिए कहते हैं? कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए हम एक टेस्ट करते हैं. सही. जी उसको क्या कहते हैं? उस टेस्ट का नाम क्या है? टाइनल टेस्ट है, फिलन टेस्ट है, ब्रोडमैन टेस्ट है एंड एलन टेस्ट है. जी अब आपने माइनस करना है अगर आपको एक चीज़ की समझ नहीं आती. जिस तरह मैंने आप लोग को प्रीवियसली समझाया था कि एमसीक्यूज को सॉल्व करने का एक तरीका है. अब आपके पास एलन टेस्ट आप लोगों को पता है किस लिए करते हैं? आर्टरी के लिए करते हैं. किस लिए? आर्टरी के लिए करते हैं. सेकंड आपके पास है ऑप्शन सी, बेलोटमेंट टेस्ट. ये हम नी के लिए करते हैं. कहाँ पे करते हैं? नी जॉइंट के लिए हम करते हैं. अब फिलन एंड टाइनल टेस्ट आपके पास रह गए. फिलन टेस्ट और टाइनल टेस्ट आपके पास रह गए. तो इसमें आपके पास एक टिक होगा. कौन सा टिक हुआ? एक टिक हुआ. तो फिर आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है अगर आप इस तरह उसको माइनस करते हो. अब टाइनल टेस्ट में हम क्या करते हैं? हम टेबिंग करते हैं. क्या करते हैं? टेबिंग करते हैं. किस चीज़ की टेबिंग करते हैं? नर्व्स की. ये आप लोगों को पता है ना. टाइनिंग में हम क्या करते हैं? टाइनल टेस्ट में हम टेबिंग करते हैं नर्व्स की. जब हम नर्व्स की टेबिंग करते हैं तो उससे हमके पास क्या होता है? जब अगर वहाँ पे नमनेस स्टार्ट होती है या पेन स्टार्ट, तो आपके पास टाइनल टेस्ट होता है. जो फिलन टेस्ट आपके पास होते हैं, या हम क्या कहते हैं, किस लिए कहते हैं? कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए करते हैं. तो आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा. क्या रहेगा? बी. तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर करना लाजमी होता है. कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप चीज़ों को माइनस भी करते हो, दूसरी चीज़ आपको समझ आती है, तो जो रह जाता है वो आपके पास सही करेक्ट आंसर होगा. तो इसलिए इन चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए ये टेस्ट. अच्छा, इसमें 4 टेस्ट है. 4 टेस्ट को आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होता है. हाउ मेनी thoracic vertebrae are there in human body? अब ह्यूमन बॉडी में कितने thoracic vertebrae हैं? जी किसको पता है? Who know about human thoracic vertebrae? 10 है, 12 है, 16 है, 20 है. जी 12 है. सही. thoracic vertebrae कितने हैं आपके पास? 12 है. अगर आपके पास अब आपसे पूछते हैं लंबर कितने हैं, तो फिर आप क्या जवाब दोगे? तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, इसको सीखना है. सर्वाइकल आपके पास कितने हैं? 7 है. thoracic आपके पास 12 है. लंबर आपके पास 5 है. सेक्रम आपके पास 5 है. फ्यूज है. और एक आपके पास कॉक्साई 4 फ्यूज है.
तो ये आपसे आस में भी पूछ सकता है, और इस तरह जिस तरह पेपर में है तो इस तरह भी से। अब अगर टूरिस्ट की जगह की आपके पास नंबर लिखते हैं या सर्वाइकल लिखते हैं, तो आपने फिर क्या लिखना है, नंबर 5 है और सर्वाइकल 7 है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। सही। अच्छा, MCQ नंबर 28 पे जाते हैं। When nurse asks a patient to place the right arm behind the head and the nurse is testing for which range of motion। जब आपको कहते हैं मरीज को कि अपना राइट आर्म बिहाइंड द हेड रखो, तो आपके पास ये कौन सा मोमेंट हुआ। रेंज ऑफ मोशंस आप लोगों को रिवाइज करना चाहिए हर एक जॉइंट का। जी, ऑप्शन कौन सा ठीक है। ए, फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो। बी, इंटरनल रोटेशन। सी, एक्सटर्नल रोटेशन एंड एबडक्शन ऑफ द शोल्डर। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर। तो अब आप लोगों को एक एक का समझना चाहिए। सही। कौन सा ठीक है। जी, कौन सा ठीक है बोलो। अच्छा, इसमें आपके पास दो चीज़ें हैं, एक एक्सटर्नल रोटेशन एंड एबडक्शन ऑफ द शोल्डर। सही। तो इस तरह आप लोग कंसेप्ट क्लियर कर लो। अब फ्लेक्शन ऑफ एल्बो आप लोग सीख लो, इंटरनल रोटेशन सीख लो, एक्सटर्नल रोटेशन एबडक्शन ऑफ शोल्डर आप अपने हाथ इस तरह करते हो, और हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर। ये आप लोगों को मैं रेंज ऑफ मोशन में वीडियो दूंगा, तो उसमें आप लोग फिर उसको देख लो। 5 raise hand runnings directly from the one bones to another. They straight the joints and help prevent the movement in undesirable directions are called। जी, जब आपके पास मूवमेंट होती है सही, one bones to another bones strength joints to prevent the movements is undesirable direction is called। जो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि बेसिक चीज़ों को मत भूलो। सही। तो उसमें आपके पास क्या होता है, लिगामेंट। लिगामेंट क्या है। सही। ये आपके पास एक सेगमेंट है, रन्स करता है बिटवीन टू वर्टेब्रा के या टू बोन्स के बीच में। ये आपके पास क्या करता है, इसका फंक्शन है। सही। तो लिगामेंट को आप लोगों ने पहले पहचानना है। सही। कि लिगामेंट की डिफिनीशंस क्या है। द स्ट्रॉन्ग फाइबर्स है आपके पास होल्ड बोन्स इन प्लेस स्पेशली अराउंड द जॉइंट। जॉइंट के इर्द गिर्द आपके पास होते हैं। यहाँ पे बात होती है रनिंग द बोन्स टू अनदर एंड स्ट्रेंथ द जॉइंट्स। जॉइंट की स्ट्रेंथ करते, तो इसलिए आपके पास क्या हुआ, लिगामेंट हुआ। समझ आ गई। अच्छा, अगर आप इस दूसरी चीज़ों को आप पहचानते हो, सही, तो इस मीन्स उसके लिए आप लोगों को बेसिक चीज़ें की पढ़ना पड़ता है। अब दूसरा आपके पास क्या है, ये आपके पास एक सेक होता है। क्या होता है, एक सेक होता है, तो उसको आप लोग दूसरा कहते हो। अब टेंडन आपके पास क्या है, वो अटैच करता है आपके पास मसल टू अदर बोनी पार्ट्स, यूजुअली बोन्स। सही। तो आपके पास टेंडन्स होते हैं। और कार्टिलेज आपके पास क्या होते हैं, कार्टिलेज आप लोग जानते हो। सही। सब कार्टिलेज क्या करता है, ये आपके पास फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है आपके पास, प्रोटेक्ट करता है जॉइंट्स एंड बोन्स को। सही।
तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास लिगामेंट है, लेकिन दूसरी चीज़ें आप लोग याद रखो। दूसरा आपके पास एक सेक होता है। अच्छा, द फंक्शन यूनिट ऑफ मसल स्केलेटन सिस्टम आर। फंक्शन यूनिट आपके पास मसल स्केलेटन सिस्टम का क्या है जी? ऑप्शन ए इज जॉइंट, बी इज बोन्स, सी इज मसल एंड डी इज टेंडन। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपके माइंड में? बोलो। हाँ, एग्जैक्टली, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 31st, when reviewing the musculoskeletal system, the nurse recalled that hematopoiesis take place in the liver, spleen, kidney, and bone marrow. जी, which one of the following is correct? First, you know about hematopoiesis क्या होता है जी? कौन बताया? हीमो ब्लड को कहते हैं, हीमो ब्लड को कहते हैं। टॉप्सिस मीन्स synthesis या formation of the blood cell components. All the cellular blood components are derived from the hematopoietic stem cells. In healthy adults, roughly 10 billion to 100 billion new blood cells are produced per day. 10 बिलियन से लेकर 100 बिलियन तक पर डे पे आपके पास न्यू सेल बनते हैं। सही, इसको हम क्या कहते हैं? ब्लड सेल प्रोडक्शंस कहते हैं। हेमोटोपेसिस का मतलब क्या है? ब्लड सेल प्रोडक्शंस हम कहते हैं। ये आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास प्रोड्यूस करता है न्यू ब्लड सेल एंड रिप्लेस करता है आपके पास क्या? ओल्ड ब्लड सेल्स को, क्योंकि 120 लाइफ स्पेन है हमारे रेड ब्लड सेल का। आप लोगों को पता है, ये भी एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकता है। और ये आपके पास कहाँ पे होते हैं? बून मेरो में ये प्रोसेस होते हैं। कहाँ पे होते हैं? बून मेरो में। फिर कहाँ पे? रेड मेरो में होता है। फिर बून मेरो में कहाँ पे? रेड बून मेरो में होती है। तो इस तरह के आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो आप लोगों ने डिटेल से चीज़ों को समझना है। बून मेरो में होता है कहाँ पे? रेड बून मेरो में ये आपके पास होता है। इसका मतलब क्या है कि न्यू सेल्स बनाने को हम क्या कहते हैं? अच्छा, 32 पे हम जाते हैं। When performing a musculoskeletal assessment, the nurse knows that the correct approach for the examination should be proximal to distals, distal to proximals, posterior to interiors, and interior to posterior. एक बात याद रखो, हर एक एग्जामिनेशन की अपना एक प्रोटोकॉल होता है। सही, चाहे आप आईवी क्यूनोरेशन करते तो उसमें भी एक प्रोटोकॉल होता है। तो आईवी क्यूनोरेशन का प्रोटोकॉल क्या है आपके पास कि डिस्टल से प्रॉक्सिमल तक आ पाओगे। सही है, ये आईवी क्यूनोरेशन का प्रोटोकॉल है, डिस्टल से प्रॉक्सिमल तक आना। लेकिन मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट की अपना एक प्रोटोकॉल है। अब इसमें हम किस तरह पोस्टीरियर टू इंटीरियर आएंगे, इंटीरियर टू पोस्टीरियर, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। तो हमेशा हम मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट में हम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल जाएंगे। सही, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल जाएंगे मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन में। Choose the muscles that is not a muscle of mastications. अच्छा जी, कौन सा? इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा? किसी को पता है? मास्टिकेशन का मतलब क्या है? जी, अच्छा, मास्टिकेशन मसल्स का मतलब ये कि फेस की जो आपके पास है उसको हम मास्टिकेशन मसल कह सकते हैं। सही, मसल ऑफ मास्टिकेशन आपके पास कहते हैं मूव द मैंडिबल्स ड्यूरिंग मास्टिकेशन एंड स्पीच।
मस्टिकेशन वो स्पीच के दिन में जो मूवमेंट करती है उसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट करते हैं। उसमें आपके पास मेस्टर्स आपके पास है, सही। टेम्पोरलस आपके पास है, एंड लेटरल पेट्रॉयड आपके पास है, एंड मिडल पेट्रॉयड आपके पास है। ये आपके पास उसमें है मसल। ठीक है, अब कहते हैं चूज द मसल दैट आर नॉट मसल ऑफ मिस्टिकेशंस। ये आपके पास है इसमें, जो ए बी एंड सी आपके पास है, ये आपके पास इसमें है, मिस्टिकेशन में है, 4 है आपके पास, ये याद रखना अगर आपको दोबारा किसी जगह पे आ जाते हैं। मेस्टर्स आपके पास है, टेम्पोरलस आपके पास है, लेटरल पेट्रियड आपके पास है, इन मिडिल पेट्रियड, ये 4 आपके पास है। उसके अलावा जो आपके पास ये दूसरा ऑप्शन आपके पास है, लास्ट वन, ऑर्बिकुलर ओक्लाई, ये आपके पास नहीं है, सही। ऑर्बिकुलर ओक्लाई आपके पास क्या है, कौन बताएगा। ये आपके पास आई के इर्द गिर्द आपके पास है, सही है। आई जो मसल है उसके इर्द गिर्द आपके पास है। आर्बिकुलर ओक्लाई आपके पास आई के इर्द गिर्द हैं। जो आपके पास मिस्टिकेशंस आपके पास जो हैं, इसमें आपके पास स्पीच और मिस्टिकेशन में दोनों में हेल्प कर देता है, तो उसमें आपके पास ये बाकी 3 जो है ये इसमें है, सही। समझ आ गई। जी। अब स्पीच और मस्टिकेशन में ये प्ले करते हैं ये 3-4 मसल जो है, लेकिन मस्टिकेशंस क्या है इसको आप पहचानते हो। ये आपके पास एक प्रोसेस है, ingestion food is cut or crunched into small pieces mixed with saliva and forms into bolus in preparations of for solvings। मिस्टिकेशन आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें हम टिप के थ्रू हम क्या करते हैं, फूड को हम कट करते हैं, सलाइवा हमारी रिलीज होती है, उससे हमारे पास वो वेट होता है, और हमारे पास एक बोलस तैयार होता है, उसको हम इंजेस्ट करते हैं, सही। तो ये बेसिक चीज़ें आप लोग पहचानना कि मिस्टिकेशन आपके पास क्या है। 34 पे जाते हैं। चूज द मसल दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द quadriceps femoris ग्रुप ऑफ द इंटीरियर थाई। रेक्टस फेमरस आपके पास है, वेस्टस लेटरल आपके पास है, वेस्टस मिडिल आपके पास है, एंड बाइसेप फेमरस आपके पास है। अच्छा, पहले आपके पास ये कि आपसे पूछते कि नट बिलोंग टू दो क्वाड्रिसेप ऑफ इंटीरियर थाई, थाई के हिसाब से आपके पास नहीं है, सही। पहले आपने क्या पहचानना है, क्वाड्रिसेप। क्वाड्रिसेप फेमोरस मसल आपके पास कौन कौन से हैं, सही, ये आप लोगों ने पहचानना है। तो ये क्वाड्रिसेप फेमोरस मसल आपके पास है, उसमें आपके पास वेस्टस इंटरमीडिएट है, वेस्टस मिडिल है, वेस्टस लेटरल है, रेक्टस फेमोरस है आपके पास, जो आपके पास सुपरफिशियल मसल है आपके पास, सही। तो ये आपके पास है, रेक्टस फेमोरस आपके पास है, वेस्टस लेटरल है, वेस्टस मिडिल आपके पास है। तो ये आपके पास क्या थाई के मसल्स हैं। तो ऊपर आपसे पूछते हैं डज नॉट बिलोंग टू द क्वाड्रिसेप फेमोरस, तो उसके साथ बिलोंग नहीं करता है, तो लाजमी थे बाइसेप फेमोरस आपके पास जो है वो कहाँ पे होता है, हैंड में होता है, सही। वो आपके पास थाई में नहीं होता है। समझ आ गई। समझ आ गई कि नहीं।
बाइसेप फेमरस आपके पास थाई में होता है, लेकिन वो इस कैटेगरी का नहीं होता है, सही, उसको अलग होता है। पोस्टीरियर कंपोनेंट ऑफ द थाई है ये आपके पास, क्या है, पोस्टीरियर कंपोनेंट ऑफ द थाई है, सही। इंटीरियर कंपोनेंट नहीं, पोस्टीरियर है। और बाकी जो आपके पास रेक्टस, फेमोरस, वेस्टस एंड वेस्टस, ये आपके पास इंटीरियर है, जहाँ पे हम इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये आपके पास वही है। जो बाइसेप फेमोरस, फेमोरस का मतलब क्या है, फेमोरल में होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, सही, कंफ्यूज नहीं होना है। फेमोरस मीन्स फेमोरल में होता है। स्केलेटल मसल्स आर unstriated, branched, uninucleates एंड वॉलंटियर मसल्स। अब स्केलेटन मसल आपके पास कौन से मसल हैं, सही है, कौन बताएगा। स्केलेटन मसल्स आपके पास क्या होते हैं, फाउंड होते हैं कॉमनली आपके पास बोनी एंड फंक्शनिंग कंट्रैक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलस में होते हैं, सही। ये आपके पास मूवमेंट करता है और पोजीशंस बनाता है, टेम्परेचर स्टेबलाइज और ये जॉइंट वगैरह करते हैं, सही। ये आपके पास वॉलंटियर मसल है, क्या है आपके पास, ये वॉलंटियर मसल्स है। ये वॉलंटियर मीन्स volunteer muscles है, because they are under our conscious controls and for the most part adherence to bones and molding। ये हमारे पास कॉन्शियस में होते हैं कि जब हम चाहे हम उसको मूवमेंट दे सकते हैं, इसलिए हमारे पास क्या है, स्केलेटल मसल आपके पास वॉलंटियर मसल्स। अच्छा, a patient tell the nurse that all my life I will। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 36। A patient tell the nurse, all my life lies beans called knock knee। सही, ये मिसिंग है तो मैं आप लोगों को ओरली बता रहा हूँ। knock knee, the nurse knows that another terms for knock knee is। knock knee मीन जो आपके नी जो है वो नॉक हुए हैं। ये आपके पास रेंज ऑफ मोशन की वीडियो में है कि किस तरह लॉक होते हैं, एक वीडियो है, उसमें आप लोग देख लो, रिसेंटली मैंने अपलोड किया है। तो उसमें आपके पास एक जेनी वेरम है, एक जेनी वेलगम है, सही। पास प्लेनस आपके पास है एंड मेट्रेटस एडक्शंस आपके पास है। तो इसमें आपके पास जेनी वेलगम आपके पास जो है वो सही है। गम मीन्स नॉक हुए, उसने उसको नॉक किया है, गम, GUM मीन्स गम मीन्स नॉक किया है उसने, तो इसको हम क्या कहते हैं, जेनी वेलगम हम इसको कह सकते हैं। जब आपके MCQ में आता है कि उसके नॉक नी के लिए दूसरा टर्म्स क्या यूज होता है, जेनी वेलगम हम यूज़ करते हैं, सिंपली है। 37 पे हम जाते हैं। A patient tells the nurse that she is having a hard times bringing her hands to her mouth when she eat or tries to brush her teeth। Uh, the nurse know that for her to move her hands to mouth she must perform which movements। अच्छा, आपसे पूछते हैं कि ए पेशेंट स्टिल द नर्स शी हैव अ हार्ड टाइम्स टू ब्रिंग हर हैंड्स टू माउथ शी ईट ट्राइज टू ब्रश द टीथ। अच्छा, उसके लिए मतलब मुश्किल होता है कि वो क्या कर ले, अपने टीथ को खुद करते हैं, ब्रश करते हैं या कुछ खाना खाते हैं। द नर्स नो दैट द मूवमेंट ऑफ द हैंड्स हर माउथ विच परफॉर्म, एक दो किस्म के, एक हमारे पास फ्लेक्जन है, एक हमारे पास एक्सटेंशन है, जो हैंड के मोमेंट में आ सकते हैं, सुपाइनेशंस एंड प्रोनेशंस वो भी हो सकते हैं। लेकिन कॉमनली ये उसमें आपको कहते हैं कि अगर आप एक नवाला लेते हो अपने मुंह तक ले जाते हो तो ये आपके पास क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ। या टूथ ब्रश को आप लेते हो उसको मुंह में आप वो करते तो उसके आपके पास क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ। अब जब उसको आप वापस करते हो ये आपके पास क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ। लेकिन जब आप अपने मुंह तक लेके आते हो तो ये आपके पास क्या है, फ्लिक्शन है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 38 पे जाते हैं। द नर्स इज़ परफॉर्मिंग इन असेसिंग ऑन एन ओल्डर एडल्ट पेशेंट्स और observing the patient has handbags increase the curvature and the curvature of the thoracic spines, which does the nurse understands this common findings is known as lordosis, scoliosis, osteoporosis and kyphosis। ये हमारे पास डिजीज़ है, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस एंड काइपोसिस 3 है, और साथ में आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस, ये आपके पास बोन्स की डिजीज़ है। ऑस्टियोपोरोसिस आपके पास क्या है, बोन्स की डिजीज़ है।
तो अपने पास लॉर्डोसिस, स्coliosis और काइपोसिस को आपने पहचानना है। लॉर्डोसिस में क्या होता है, स्coliosis में क्या होता है, काइपोसिस में क्या होता है, ये आपको रेंज ऑफ मोशन में मैंने बताया, तो उस वीडियो को आप लोग देख लो, उसमें डायग्राम भी मैंने दिए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताइए कि कर्वेचर, तो आपके पास थोरेसिक स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन आपके पास 12 है, और उसमें आपके पास जब कर्वेचर में चेंज आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, काइपोसिस कहते हैं। क्योंकि वहाँ पे एक कुप बन जाता है तो उसके लिए हम उसको क्या कहते हैं, काइपोसिस। काइपोसिस कुप मीन्स काइपोसिस, जो ओवर ग्रोथ होता है आपके पास एक साइड पे, और वो उसको फिर मतलब दूर से भी आपको अंदाज़ा होता है कि इसको क्या है, काइपोसिस है, एक कुप बना हुआ है, इसको माजूर कह सकते हैं, तो उसको हम काइपोसिस कहते हैं। स्coliosis लॉर्डोसिस में भी स्पाइन में चेंज आ सकता है, लेकिन वो आपके पास लोअर स्पाइन में लंबर रीजन्स पे आ सकते हैं। अच्छा, 39 पे हम आ जाते हैं। A woman who is 8 months pregnant commit, comments that she has noticed a change in her posture and is having lower back pains. The nurse tells her that during pregnancy, women have a posture shift to compensate for the enlarging fetus. This shift in posture is known as lordosis, scoliosis, ankylosis, and kyphosis. जी, which one of the following is correct? 39 में वोमेन हु इज़ 8 मंथ प्रेग्नेंट आपके पास है, एक फीमेल है आपके पास, 8 मंथ उसकी प्रेगनेंसी है। कॉमन पोस्चर्स हैविंग लोअर बैक उसको है। नर्स उसको बता रहा है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वोमेन उसको मतलब अच्छा ये सिंपल है आपके पास। ये आपको पूछते हैं कि जब फीमेल की प्रेगनेंसी होती है तो उसमें आपके पास कॉमनली कौन सा पोस्चर बन जाता है फीमेल की। स्coliosis बनता है, एंकाइलोसिस बनता है, काइपोसिस बनता है, एनलार्डोसिस। काइपोसिस तो नहीं बनता है प्रेगनेंसी में, ये आप लोग देखते हैं, क्योंकि वो आपके पास थोरेसिक का है। क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके पास एब्डामिन में आपके पास एक्स्ट्रा वेट आ जाता है, तो इसलिए आपके पास एब्डामिन में फोर्स आता है, तो उसमें आपके पास स्coliosis एंड लॉर्डोसिस है। तो जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ये आप लोगों से आज में भी पूछते कि प्रेगनेंसी में कौन सा पोस्चर बन जाता है फीमेल का। जी बताओ। जी, कौन बताएगा। प्रेगनेंसी में कौन सा पोस्चर बनता है, बताओ ना। माइंड में कौन सा आपके पास, सेलेक्ट कर लो। अच्छा, इसमें एक्चुअली यही होता है कि जो स्टडी हुई है उसमें रिपोर्ट किया है कि सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्रेगनेंसी वोमेन जो होता है टूवर्ड्स द एब्डामेन होता है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज द लंबर लॉर्डोसिस। उसमें क्या होता है, लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज होता है। सही, ये प्रेगनेंसी तक होता है, फिर बाकी जब प्रेगनेंसी हो जाती है फिर आपके पास नॉर्मल वापस अपनी हालत तक आ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होती है, लॉर्डोसिस होती है, तो इसलिए मीन्स लंबर लॉर्डोसिस होती है। इसमें आपके पास ऑप्शंस ए इज द करेक्ट। लॉर्डोसिस में क्या है, स्पाइन अंदर की तरफ जाता है, एब्डामेन पे फोर्स होता है, इसलिए आपके पास स्पाइन अंदर की तरफ जाता है, इसलिए हम उसको कहते हैं लॉर्डोसिस। आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। अब 40 पे हम जाते हैं। Tap on the middle nerves positive, there will get tinglings, feelings and pains. आपके पास जो हैंड्स का जो मिडल नर्व्स है आपके पास वो क्या है, पॉजिटिव है, और टिंगलिंग फीलिंग आपके पास आ जाती है, तो उसके आपके पास टाइनल टेस्ट है, फीलिंग टेस्ट है, और तो लेनी मिनेवर्स है, या एलएस टेस्ट है। जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया, जो आपके पास मिडल नर्व उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम इस तरह टेप करते हैं। जब हम इस तरह टेप करते हैं तो उसमें आपके पास टिंगलिंग सेंसेशन आ जाती है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन विच वन इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, टाइनल टेस्ट उसको हम कह सकते हैं कि टिंगलिंग सेंसेशन मीन्स टाइनल टेस्ट। टाइनल टेस्ट एंड टिंगलिंग सेंसेशन को आप लोग माइंड में रखो, तो इट्स मीन्स सेम सेम है, तो वो आपके पास आ सकती है, तो ये आपके पास हो गया। अच्छा, 41 पे हम जाते हैं। अली, आ ट्रांसक्रिप्ट
transcriptionist report pains and burning in her right hands. What assessment procedure should you perform next? आप कौन सा असेसमेंट आप करोगे उसके हैंड में आपके पास बर्निंग सेंसेशन है। कीप इन माइंड आज के ज़्यादातर लोग इन चीज़ों पे रिलाई नहीं करते हैं कि वो कोई मैनेवर्स को यूज़ कर ले, कोई टेस्ट को कर ले, लेकिन आप लोगों ने इसको परफॉर्म करना है अपने लाइफ में, क्योंकि ये आपको डायग्नोज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नंबर एंड ड्राइवर साइंस नंबर आप लोगों को पता है कि लेग में होता है, हैंड में नहीं होता है, तो इसमें इसको आपने रिमूव किया, ये आपके पास टिक नहीं है। MC मेरी एंड थ्रोम्बस टेस्ट, MC मेरी और थ्रोम्बस टेस्ट आपके पास होता है, कहाँ पे होता है जी? MC मेरी टेस्ट कहाँ पे होता है, कौन बताएगा? ये भी आपके पास कहाँ पे होता है? नी में होता है। MC मेरी टेस्ट आपके पास नी में होता है, सही। ये भी आपने क्या किया, थ्रोम्बस टेस्ट। MC मेरी टेस्ट आपके पास नी में होता है, सही। समझ आ गई? थॉमस टेस्ट और MC मेरी टेस्ट आपके पास कहाँ पे होता है? नी में होता है। फिर बल्क टेस्ट एंड बिलोटमेंट टेस्ट, ये भी आपके पास कहाँ पे होता है? लेग नी में होता है, सही, मतलब लोअर लेग में होते हैं। तो आपके पास जो हैंड का एक रह गया, कहाँ रह गया, कौन सा रह गया आपके पास? ऑप्शन डी। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, अगर आपको एक चीज़ की समझ नहीं आती है, जो एक्स्ट्रा चीज़ों का आपको समझ आती है, उसको आप रिमूव कर लो, जो एंड में रह जाता है, जो न्यू टर्म्स आपके लिए हैं, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो। लाइक इसमें टिल नंबर एंड ड्राइंग साइन आप लोगों ने पढ़ा, प्रीवियस MCQs में भी डिस्कस किया। MC मेरी आपके पास नहीं है, लेकिन थॉमसन आपने पढ़ा है, तो इसमें दोनों लोअर लेग में होते हैं। बल्क टेस्ट एंड बिलोटमेंट टेस्ट आप लोगों ने पढ़े हैं इस प्रीवियस MCQs में, तो ये आपके पास लेग में होते हैं। तो इसलिए जो आपके पास एक रह गया वो डी है, तो इसलिए डी आपके पास करेक्ट होगा। फिर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि डी हमने कभी देखा नहीं है, और इसलिए और फिलन टेस्ट और टाइनल टेस्ट आप लोगों ने प्रीवियस ऊपर पढ़ा भी है, तो ये हैंड के लिए यूज़ होते हैं। तो इसलिए आप अगर 100% ख़ुद को करेक्ट करते हैं, तो इसमें आपने इसको कंपेयर करना है कि हैंड के लिए कौन से टेस्ट यूज़ होते हैं और लेग के लिए, तो इसलिए फिर आपका वो ठीक हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने इन चीज़ों को माइंड में रखना है, टेस्ट से बहुत ज़्यादा MCQs आ सकते हैं। अच्छा, 42 पे हम आते हैं। The nurse has completed the musculoskeletal examination of the patient knee and has found a positive bulk signs. The nurse interpret this finding to indicate, क्या इंडिकेट करता है नर्स? फिर उसने इंडिकेट करना है irregular bony margins, soft tissue swellings in the swelling in the joints, swelling from the fluid in the epicondyles, swelling from fluid in the supra patellar pouch। अच्छा, नर्स कंप्लीट करता है मस्कुलस्केलेटल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट नी का एंड हैज़ फाउंड अ पॉजिटिव बल्क साइन। दिस नर्स इंटरप्रेट द फाइंडिंग टू इंडिकेट, नर्स ने क्या किया, वहाँ पे एक बल्क साइन उसने उसको मिला, सही। जब उसको बल्क साइन मिला तो इसमें उसको तो बल्क साइन को किस चीज़ पे इंडिकेट करता है जी, बोलो आप? इरेगुलर बोनी मार्जिन है, सॉफ्ट स्वेलिंग इन द जॉइंट है, स्वेलिंग ऑफ द फ्लूइड इन द एपिकॉन्डाइल है, सही। एपिकॉन्डाइल कहाँ पे होता है जी? बम्प आर प्रोट्रूडनेस ऑफ अ लॉन्ग बोन्स वेयर टेंडरनेस एंड लिगामेंट्स कनेक्टेड, वहाँ पे एक बल्क होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एपिकॉन्डाइल्स कहते हैं। आपके पास अपर में भी हो सकता है, लोअर में भी हो सकता है, लेकिन इसमें वो कोई नहीं हो सकता है, सही। तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको आपके पास ठीक नहीं है। तो ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट है, स्वेलिंग ऑफ द फ्लूइड इन द सुप्रा पटेलर पोच। पटेला आपके पास नी के फ्रंट पे जो छोटा सा बोन है, सही, उसको हम क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं। तो उसके साथ आपके पास बल्गिंग है, तो इसमें से हमने बिलोटमेंट टेस्ट में हमने पढ़ा भी था कि उसमें क्या होता है, बल्ब बन जाता है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन डी है, इसको इस तरह पहचान लो। 43
When doing assessment of a spines of an older adult, you can expect to see which variations. अच्छा, अगर आप स्पाइन की ओल्डर एडल्ट की आप एग्जामिनेशन है तो आप कौन सा वेरिएशन आप उसमें देख सकते हो। लाजमी बात है, जब इंसान ओल्ड एज में जाते हैं तो उसका कर्वेचर में चेंज आ सकता है। लॉर्डोसिस नो, टर्कुलियोसिस नो, काइपोसिस एंड स्कूलियोसिस। अब आपके पास कौन सा टिक है जी, आप कॉमन सेंस आप यहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हो। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, सही है, तो उसमें आपके पास क्या चेंज आ जाते हैं जी। अच्छा, पहले अपने लॉर्डोसिस आप लोग जानते हो, जिस तरह प्रेगनेंसी में आपके पास स्पाइन इनर की तरफ चला जाता है। टर्कुलोसिस आपके पास क्या है, अ स्टफ नेक दैट मेक्स इट हॉट और पेनफुल टू टर्न योर हेड। आपका क्या होता है, नेक स्टफ होता है, वो आप दूसरी साइड पे मूव नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्टिकुलोसिस। ये आप लोगों ने याद रखें, न्यू टर्म्स है आपके लिए तो इसको। फिर आपके पास काइपोसिस है एंड स्कूलियोसिस है। काइपोसिस और स्कूलियोसिस भी आप लोग जानते हो कि क्या है आपके पास, उसमें आपके पास स्पाइन एक साइड लेटरल साइड पे चेंज हो सकती है, सही है। कौन सी साइड पे चेंज होती है, लेटरल साइड पे आपके पास चेंज हो सकती है स्पाइन। साइड वे कर्वेचर ऑफ द स्पाइन हो जाता है, स्कूलियोसिस में क्या होता है, साइड वे पे हो जाती है, सही है। अच्छा, इसमें कॉमनली हमारे पास स्कूलियोसिस में इस शेप और सी शेप आपके पास, नॉर्मल शेप आपके पास बन सकते हैं। लेकिन काइपोसिस मीन्स कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो झुक जाता है थोड़ा सा ज़मीन की तरफ, तो उसका एक कुप नज़र आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, काइपोसिस। ये कैसे ओल्डर एज में आपके पास वेरिएशन आ सकती है, तो ये उसके लिए क्या होता है, नॉर्मल होता है उस एज के हिसाब से, क्योंकि उसमें वेरिएशन आ गई है, समझ आ गई, काइपोसिस होता है। Which movement involves turning a body parts around its own axis? अच्छा, जब आपके पास टर्न होती है अराउंड द बॉडीज अपने एक्सिस के हिसाब से, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्जन। फ्लेक्जन हमारे पास टूवर्ड्स द बॉडी आपके पास आता है। एक्सटेंशन बॉडी से जॉइंट से वर्ल्ड मिडल आती है, तो उसको फिर आपने उसको अवे करना है, उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। फिर एबडक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी, तो आपके पास क्या क्या रोटेशन रहेगा, रोटेशन आपके पास, ठीक है। आप यहाँ पे रोटेशन और सरकमडक्शन में फिर आपको पास आप कंफ्यूज होते, तो उस पे अपना कंसेप्ट आप लोगों ने क्या करना है, क्लियर करना है, सही। सरकमडक्शन एंड रोटेशन पे अपना कंसेप्ट लोगों ने फिर क्या करना है, क्लियर करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, रोटेशन आपके पास, ठीक है। जिस तरह आपके पास हेड क्या होता है, वो रोटेट होता है, सी किस तरह रोटेट होता है, एक एक्सिस की आप तो राइट साइड पे इस तरह कर लो, फिर लेफ्ट साइड पे इस तरह कर लो, तो ये आपके पास क्या होगा, रोटेट हुआ। 45 पे आ जाते हैं। The patient muscle tones is hypertonics, so the muscle are stiff, and the muscle are equals. The nurse document these findings as atony, tremors, spasticities, and fasciculations. जी, which one of the following is correct? आपको कहते हैं कि आपके पास मसल टोन आपके पास हाइपरटोनिक है, सो मसल आर स्टफ, मसल आपके पास स्टफ है, हाइपरटोनिक है और क्या है, स्टफ है आपके पास। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या उसको हम दे सकते हैं। तो पहले आप लोगों ने इस टर्म्स को आप लोगों ने पहचानना है, सही है। टर्म में आपके पास क्या है, फर्स्ट आपके पास एटोनी है, आपके पास क्या है, एटोनी आपके पास टर्म है। एटोनी का मतलब क्या है कि लैक ऑफ नॉर्मल टोन्स एंड टेंशंस इज इन मसल एबनॉर्मल रिलैक्सेशन ऑफ द मसल। इसमें आपके पास क्या होता है, नॉर्मल टोन्स ख़त्म हो जाए। एटोनी ए मीन्स एब्सेंट, टोनी मीन्स जो आपके पास नॉर्मल उसका वो है, वो क्या होता है, ख़त्म हो जाती है। क्या नॉर्मल टेंशन आपके पास क्या होता है, टोन्स या टेंशन आपके पास, टोनी मीन्स टोन, ए मीन्स एब्सेंट, एब्सेंस का टोन जो होता है एब्सेंट होता है। दूसरा आपके पास क्या है, ट्रिमर्स आपके पास है। ट्रिमर्स तो आप लोग जानते हो कि ट्रिमर्स आपके पास क्या है। ट्रिमर्स आपके पास जो नॉर्मल मोमेंट है, सही है, सही। ट्रिमर आपके पास क्या है, एक मोमेंट है नॉर्मल, तो वो आपके पास कंटिन्यूस आपके पास क्या होता है, मूवमेंट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिमर हम कहते हैं, सही। जो ओल्ड एज में आपके पास कॉमनली आपके पास अक्सर हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन आपके पास है, इंक्लूड शेकिंग एंड
ट्रेमलिंग्स मोमेंट होता है, ये शेकिंग करता है या ट्रेमलिंग मोमेंट है कंटिन्यूस, कॉमनली आपके पास हैंड में ही हो सकता है। सही, तो ये आपके पास क्या हुआ, ट्रिमर आपके पास हुआ। उसके बाद आपके पास स्पास्टिसिटी आपके पास है। स्पास्टिसिटी आपके पास क्या है, ये स्टफ एंड रिजिड मसल आपके पास होते हैं। क्या होता है, स्टफ एंड रिजिड मसल आपके पास होते हैं। ओके, अनयूजुअल टाइट एंड इंक्रीज द मसल टोन्स, मसल टोन्स में क्या होता है, इंक्रीज होता है। और रिफ्लेक्सेस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल नीजर रिफ्लेक्स और स्ट्रॉन्गर और एनर्जेटिक। नीजर रिफ्लेक्स आपके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, एनर्जेटिक होता है। द कंडीशन कैन रिफर्स विद वॉकिंग्स मूवमेंट स्पीच एंड मे बी एक्टिव डेली लाइफ्स। अच्छा, तो स्पोसिटी में आपके पास कहते हैं इंक्रीज मसल टोन आपके पास होता है। जब मसल टोन आपके पास इंक्रीज होता है उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिया। हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपरटोनिया कहते हैं। एटोनिया मीन्स एब्सेंट होता है और हाइपरटोनिया मीन्स इंक्रीज होता है। मसल स्पाज्म आपके पास हो जाता है, उसमें क्या होता है, दूसरा मसल स्पाज्म होता है, स्टफ होते हैं। इनवॉलंटरी क्रॉसिंग योर एक लेग होते हैं, तो ये आपके पास होते हैं। इसलिए आपके पास कौन सा ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी आपके लास्ट, क्योंकि स्पास्टिसिटी आपके पास इसलिए ठीक है आपके पास, क्योंकि स्पास्टिसिटी में आपके पास एक स्टफ होते हैं, रिजिड मसल होते हैं। यहाँ ऊपर आपके पास आता है कि मसल आर स्टफ। सही, तो इसलिए आपके पास क्या है, ठीक है, रिजिड हो जाते हैं। सही है। अच्छा, तो नेक्स्ट आपके पास फास्कुलेशन आपके पास क्या है, इनवॉलंटरी रैपिड मूवमेंट है, ट्विस्ट that are too weak or more limbs but are easily felt by patients and seen or palpated by clinicians। ये भी रिपीटली मूवमेंट आपके पास, ट्विस्टेड मूवमेंट आपके पास हैंड मसल्स के होते हैं। सही, आपके पास काम आपके पास आई में हो सकता है, आर्म में हो सकता है, हैंड में, और लेग या नोज़ में आपके पास हो जाता है। इसमें ये क्या होता है कि मीन्स जल्दी जल्दी मूवमेंट आपके पास फ्लो करता है। कॉमनली लेग में हमारे पास ज़्यादा होता है, जो आपके पास कॉफ मसल है उसमें आपके पास हो जाते हैं। अच्छा, ड्यूरेशन न्यूनेटल एग्जामिनेशन नर्स। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, ड्यूरिंग न्यूनेटल नर्स। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 45 हो गया, 46 में। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं है, सॉरी, यहाँ से पढ़ते ऑप्शन मिसिंग है। 46, during a neonatal examination the nurse noticed that the newborn's infant has 6 toe. They finally is document as। अच्छा, एक पेशेंट है, उसके आपके पास वो कहते हैं कि उसके 6 टो है। क्या है, 6 टो, नॉर्मल हमारे पास 5 होते हैं। यूनी डेक्टिलाई, यूनिडेक्टिलाई कहते हैं, साइनिडेक्टिलाई कहते हैं, पोलीडेक्टिलाई कहते हैं। सही है, पोलीडेक्टिलाई कहते हैं एंड मल्टीडेक्टिलाई कहते हैं। अब इसके पास कौन सा ठीक है, आपके पास यूनिडेक्टिलाई, साइनडेक्टिलाई, पोलीडेक्टिलाई एंड मल्टीडेक्टिलाई। ये आपके पास है, मल्टीडेक्टिलाई तक है। तो इट्स मीन्स पोलीडेक्टिलाई जो हमारे पास है वो आपके पास क्या है, ठीक है। अब पोलीडेक्टिलाई आपके पास क्या है, सही, पोलीडेक्टिलाई मीन्स आपके पास क्या है, पोलीडेक्टिलाई इज़ अ कंडीशन इन विच द बेबी इज़ बॉर्न विथ 1 or more एक्स्ट्रा फिंगर, उसको हम क्या कहते हैं, पोलीडेक्टिलाई। ये आप लोगों ने याद रखना है कि पोलीडेक्टिलाई आपके पास क्या है, कि एक आपके पास एक्स्ट्रा फिंगर आपके पास है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोलीडेक्टिलाई हम उसको कह सकते हैं। अच्छा, फिर उसमें आपके पास अगर रेडियल साइड पे होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रीएक्सियल रेडियल कहते हैं, और पोस्ट एक्सियल हम कहते हैं। अनर साइड पे तो पोस्ट एक्सियल हम कह सकते हैं। सही, तो ये चीज़ें आप लोगों ने पहचानने हैं कि इसमें आपके पास पोलीडेक्टिलाई मीन्स एक छोटा सा फिंगर एक्स्ट्रा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोलीडेक्टिलाई हम कह सकते हैं उसको हम। दूसरा आपके पास क्या है, पूरी मीन्स ज़्यादा, एक्स्ट्रा उसको हम कहते हैं। सही, ये आपको उससे भी पता चल जाता है। सही, अच्छा,
दूसरा आपके पास क्या है, सेंडेक्टिलाई है आपके पास। सेंडेक्टिलाई का मतलब क्या है कि जो उसके पास फिंगर जो थे वो फ्यूज़ होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेंडेक्टिलाई। से SYNDACTYLY। सेंडेक्टिलाई मीन्स जब आपके पास उसके फिंगर जो होते हैं वो आपके पास फ्यूज़ होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेंडेक्टिलाई। अच्छा, उसके बाद आपके पास कोई एक और था टर्म था, क्या था, दो टर्म्स हो गए आपके, पुली एंड सेंडेक्टिलाई। सही है। अच्छा, अब आपके पास जो और है सेंडेक्टिलाई हुआ है। चलो ये इनफ है, आगे आप लोग खुद देख लो। 47 पे हम जाते हैं। When assessing a newborn, you notice that one knee is lower than the other when the leg are flexed and the heel are together on the beds. You should correctly document that finding are positive. Billitman, Thomas Ellis, Jenny Warens. G. Which one of the following is the correct? अच्छा, पहले आप लोगों को बिलेटमेंट का पता है, थॉमस का पता है, एलएस क्या है, एलएस का पता है किसको, एलएस का बताओ। एलएस साइन का पता है किसको, एलएस साइन का पता ही। एलएस साइन का मतलब ये है कि जब आपके पास बहुत नी आपके पास क्या करते हो, आप फ्लेक्स करते हो। सही, दोनों नी को आप फ्लेक्स करते हो और उसमें आपके पास एक नी का साइज बड़ा होता है, दूसरे का आपके पास छोटा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलएस साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलएस साइन। उसके लिए हम एक टेस्ट यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, गेलेजी टेस्ट। गेलेजी टेस्ट हम उसको लिए यूज़ करते हैं। सही। एलएस साइन का मतलब क्या है कि जब हम नी को फ्लेक्स करते हैं, एक आपके पास बड़ा है एक छोटा है, तो उसको हम के पास क्या है, एलएस साइन है। सही है। अच्छा, ये आपके लिए न्यू टर्म्स है, इसलिए आप लोगों ने इसको याद रखें। द मोमेंट ऑफ फोर आर्म्स टू टर्न्स द palms facing upward is called, अच्छा, प्रोनेशन, सुपाइनेशन, एवर्जन एंड इन्वर्जन। इन्वर्जन एवर्जन आप लोगों को पता है। इनवर्जन मीन्स इनर साइड, ई मीन्स आउटसाइड। सही। एवर्जन प्रोनेशन उल्टा, सुपाइनेशन मीन्स सीधा। सही। जब आपके पास पाम्स फेस करता है अपवर्ड तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपाइन कहते हैं सुपाइनेशन। जब पाम्स को हम उल्टा करते हैं, डॉर्सल साइड अपवर्ड होगा स्काई की तरफ, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनेशन। सुपाइनेशंस, सुपाइन जो आपका हाथ का इनर एरिया है वो आपके पास आसमान की तरफ होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपाइनेशन। उसको आप उल्टा करो, ये आपके पास क्या हुआ, जो डार्सम आपके पास है वो उल्टा ऊपर की तरफ हो, जहाँ पे आई कैनोल लगता है, उस साइड को अगर आसमान की तरफ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनेशंस कहते हैं। इन्वर्जन, इवर्जन, इन मीन्स इनर साइड, इवर्जन मीन आउटसाइड। वो आपको ये आपके रेंज ऑफ मोशन में मैंने एक्सप्लेन किया, उसको आप लोग देख लो। ये चारों के साइन किए स्टूडेंट ने, तो आप लोगों को बेटर समझ आ सकते हैं। A patient who has had rheumatoid arthritis for a year come to the clinic to ask about the changes in her finger. The nurse will assess for sign of what problems. सही। अच्छा, अब एक पेशेंट आपके पास आ जाता है बीमारी के साथ। सही। तो अब उसके रूमेटॉइड अर्थराइटिस है फॉर ईयर्स, सालों से चेंज करते हैं उसके फिंगर में। नर्स आज कौन थे, हर्बिडन नोड्स, बॉन्चर नोड्स, स्वान नेक डिफॉर्मिटीज एंड ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, जब रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है तो उसमें आपके पास ये सब डिजीज आ सकते हैं। सही है। हर्बिडन नोड्स भी हो सकता है, बोचर नोड्स भी होता है, एंड स्वान नेक डिफॉर्मिटीज़ भी होता है। तो ये स्वान नेक डिफॉर्मिटीज़ आपके पास जो फिंगर है उसमें एक नेक बन जाता है, इसलिए उसको स्वान नेक डिफॉर्मिटीज़ हम कह सकते हो। आर आपसे वो आपके पास ठीक है। तो इसके इमेज और डायग्राम आप लोग देख लो, इसके इमेज और डायग्राम आप लोगों को ऑस्पी में आ सकते हैं। द नर्स नोटिस दैट द वुमन इज़, अच्छा ये भी मिसिंग है, सॉरी, इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नोट्स कर लो। द नर्स noticed that woman
in an exercise class is unable to jump ropes, the nurse is aware that to jump ropes one's shoulder has to be capable of. सही। अच्छा, तो जब वो रोप करता है मीन्स एक्सरसाइज करता है और वो जो रस्सी होता है वो पाँव के नीचे ऊपर तक लेके जाता है इस तरह, तो उसमें नर्स उसको ऑब्जर्व करता है। क्या ऑब्जर्व करता है कि उसका जो असिस्ट करता है उसकी चेंज इन हर फिंगर, उसके फिंगर में चेंज होता है, नो सॉरी, उसको जंप करता है रोप और शोल्डर को उसको ऑब्जर्व, किसी को ऑब्जर्व करता है शोल्डर को, मीन शोल्डर की मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट इसमें होती है, मैंने आप लोगों को कहा एक रोटेशन मूवमेंट है, वो थ्रू द एक्सिस हम रोटेट करते हैं, सही। एक आपके पास सर्कमडक्शन है, सर्कमडक्शन मीन्स कम्प्लीटली वो रोटेट करता है, जो बाल एंड सॉकेट जॉइंट में होता है। तो आपके पास शोल्डर है, उसमें आपके पास क्या है, बाल एंड सॉकेट, तो इसलिए उसको कहते हैं सर्कमडक्शन है। क्या है, सर्कमडक्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इन्वर्जन नहीं है, सुपाइनेशन नहीं है, प्रोनेशन नहीं है, वो आपने प्रीवियसली मैंने आपको बताया वो हैंड में होता है, लेकिन सर्कमडक्शन आपके पास शोल्डर में थे, बाल एंड सॉकेट जॉइंट में होता है। Which movement involve increase the angle between the two bones, flexion, extension, rotation and abductions। अच्छा, आपके पास कौन सा मूवमेंट है जो आपके पास एंगल को इंक्रीज करता है। अब आपके पास हैंड है, इसको आप फ्लेक्स कर लो तो इस मीन्स एंगल ख़त्म हो जाएगी, एंगल क्या होती है, ख़त्म हो जाएगी, और रोटेट कर लो तो फिर भी आपके पास एंगल, रोटेशन मेन एक्सिस से होता है, उसमें आपके पास फिर एंगल का वो इतना नहीं आ जाता है क्योंकि मेन एक्सिस से हो जाता है। फिर उसके बाद एडक्शन, एडक्शन मीन्स टुवर्ड द बॉडी, ऐड कर लो, ऐड करते तो फिर भी आपके पास ये एक एबडक्शन है, अवे फ्रॉम द बॉडी। जब एडक्शन की बात करते हो आप तो टुवर्ड द बॉडी, तो उसमें एंगल कम हो जाती है, तो लाजिम बात एक्सटेंशन में एंगल क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। आपका हाथ है, हाथ को शोल्डर के साथ मिलाओ, एंगल ख़त्म हुआ, हाथ को सीधा करो, एंगल ज़्यादा हो गया, तो आपके पास एक्सटेंशन इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। अच्छा, नेक्स्ट, when assessing the muscle strength, the nurse observed that a patient has complete range of motion against gravity's which full resistance. What grade of muscle strength should be nurse record using 0 to 5 points of scales? जब आपके पास स्केल में आप क्या करते हो, उसको आप मेजर करते हो और आपके पास उसके फुल रेंज ऑफ मोशन है, सही, तो इट्स मीन्स करेक्ट आपके पास 5 है। कौन सा है, 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। 2, 3, 4 एंड 5 आपके पास क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो टू 53। 53 में आपको बता दें, टू पल्पेट द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स द नर्स फिंगर शुड बी प्लेस इन अ डिप्रेशंस ऑफ द ईयर, distal to the helix, proximal to the helix, interior to the tragus, posterior to the tragus। अच्छा, यहाँ पे आपको कहते हैं कि जब आप पल्पेट करते हो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट तो आप उसके फिंगर को आप रखते हो, जब वो डिप्रेस करता है आपसे ईयर में, तो कहाँ पे रखते हो आप ना, डिस्टल टू द हेलिक्स नो, प्रॉक्सिमल टू द हेलिक्स नो, इंटीरियर टू द ट्रेगस या पोस्टीरियर टू द ट्रेगस, इंटीरियर टू द ट्रेगस, सही। जो आपके पास ईयर के पार्ट्स होते हैं उस पार्ट में आपके पास ट्रेगस को जानते हो, एक हेलिक्स है, एक आपके पास क्या है, ट्रेगस है। आप लोगों ने क्या करना है, ईयर का डायग्राम मैंने आप लोगों को कहा था कि बनाओ, सही, तो उसमें फिर आप लोग उसके पार्ट्स को देख लो आप लोग, सही। ईयर में कौन कौन से पार्ट्स आपके पास है, सही है। ट्रेगस आपके पास क्या है, सही, जो आपके पास छोटा सा है, इंटीरियर सा पे स्मॉल सा पिन्ना के लोग के साथ ऊपर जो छोटा सा है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेगस कहते हैं, सही। तो ट्रेगस आपके पास क्या है, उसके इंटीरियर साइड पे हम क्या करते हैं, हम हाथ रखते हैं, क्योंकि टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट को हम अगर हम देखते हैं, सही। जो आपके पास हेलिक्स है वो आपके पास जो अपर पार्ट ऑफ दो है, आरिकल्स का अपर पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, सही है, हेलिक्स एंड ट्रेगस को याद रखना। ट्रेगस छोटा सा जो पिन्ना होता है इंटीरियर साइड पे, जो आई के साइड पे छोटा सा होता है, वो आपके पास क्या है, ट्रेगस है। which giant allow for movements in one plants like bendings and straightings। अच्छा, कौन सा जॉइंट आपके पास है जिसमें आपके पास बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग होती है, हंग जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पिवट जॉइंट्स एंड
ग्लैंडिंग जॉइंट जी। अब इसमें कौन सा आपके पास ठीक है, बताओ कौन सा ठीक है। कौन बताएगा। पहले तो आप लोगों ने जॉइंट को पहचानना है, सही है। कौन कौन से जॉइंट है, बोलो। अब पहले आपके पास क्या है, हैंग जॉइंट्स। आपके पास टाइप्स ऑफ synovial joints that exist in the bodies and serves to allow the motions primarily in one plane। ये आपके पास वन प्लेन पे आपके पास क्या कहते हैं, मूवमेंट करते हैं। हैंग जॉइंट्स आपके पास है, क्या है, हैंग जॉइंट्स है, एल्बो में आपके पास है, सही है। दूसरा आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आपके पास हैं, वो आपके पास क्या है, शोल्डर जॉइंट्स है आपके पास है, क्या है, शोल्डर जॉइंट आपके पास कौन से हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके पास क्या है, शोल्डर है। तीसरा आपके पास क्या है, पॉइंट जॉइंट आपके पास है, ये आपके पास वियर साइलेंड्रिकल शेप्स ऑफ बोन्स एबल टू रोटेट साइड शेप ऑफ द बोन्स एक्सिस। ये आपके पास फिर क्या है, जो अल्नर रिडल है यही है, उसमें आपके पास ये जॉइंट आपके पास है, पॉइंट जॉइंट से। फिर ग्लैंडिंग जॉइंट आपके पास है, तो आपके पास कहाँ पे होते हैं, ग्लैंडिंग जॉइंट कहाँ पे आपके पास होते हैं, ये आपके पास एंकल में होते हैं, फूट में होते हैं, कहाँ पे होते हैं, फूट में होते हैं, सही। अब आपके पास बेंडिंग जाइंट कौन से है, मैंने आप लोगों को जाइंट का बताया, आप लोग बताओ आप, जी बोलो। ब्लिंग फ्लेक्शन और बेंडिंग आपके पास सेम है, स्ट्रेटिंग एक्सटेंशन, सही है। कौन कौन से जाइंट हैं, जी नालायक। और लिम्ब जाइंट आपके पास है, उसको हम क्या कहते हैं, हैंग जाइंट्स, उसको हम कह सकते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। I-55 movement of the foot to lift the toe upwards is called dorsiflexion, inversions, plantar flexion, inversion and eversion। जी कौन सा ठीक है आपके पास। जब मूवमेंट आपके पास फुट की अपर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डॉर्सिफ्लेक्शन, या क्या कहते हैं जी। ये आपके पास रेंज ऑफ मोशन में मैंने आप लोगों को दिए हैं, लेकिन आप लोगों ने इसको जस्ट रिव्यू करना है, सही। रिव्यू मीन्स कि आप लोगों को पता हो कि डॉर्सिफ्लेक्शन क्या है और प्लांटर फ्लेक्शन क्या है। आपके पास पाँव है, ज़मीन पे पड़ा है, तो उस पाँव को आप जो ज़मीन से आप उठाते हो, जो उसके फिंगर है आसमान की तरफ, तो उसको आप, ये आपके पास क्या हुआ, डॉर्सिफ्लेक्शन। जब उसको आप वापस ज़मीन से नीचे की तरफ लेके जाते हो तो उससे आपके पास क्या हुआ, प्लांटर फ्लेक्शंस। इन्वर्जन जो आपके पास इनर साइड पे आप उसको रोटेट करते हो, इवर्जन आउटसाइड पे करते हो। तो मूवमेंट जो लेफ्ट अपवर्ड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डॉर्सी फ्लेक्शन हम कह सकते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अब 56 में पेयर मिसिंग है, सॉरी टू से, but we will study it from here। 56 the nurse is checking the range of motion in the patient knee and knowing that the knee is capable of which movement। knee में कौन सा मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, सुपाइनेशन प्रोनेशन नहीं होता है, सरकमडक्शन नहीं हो सकता है नी में, और ऑप्शन डी आपके पास एवर्जन नी में नहीं हो सकता है। तो कौन सा रहेगा आपके पास, इन्वर्जन इन्वर्जन नी में नहीं हो सकता है, तो आपके पास कौन सा रहेगा, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। कौन सा रहेगा, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इसमें 56 में आपसे पूछते कि नी में कौन सा मूवमेंट आपके पास पॉसिबल है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा 57 में आप दें, द मोमेंट ऑफ द एंकल्स टू टर्न्स द सोल ऑफ द फुट आउटवर्ड्स इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया इनवर्जन मीन्स इनर साइड, इवर्जन मीन्स आउटसाइड्स, प्लांटर फ्लेक्शंस नीचे की तरफ है, डॉर्सिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ है। तो इट्स मीन जब आपके पास आउटवर्ड्स होता है तो इट्स मीन्स को हम क्या कहते हैं, इवर्जन, आउटवर्ड्स इवर्जन, इनवर्ड्स इनवर्जन, सही। ये बात आप लोगों ने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेट्स गो टू 58, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, विच वन,
एवर्जन। हाँ, with the arms straight out in front of the bodies, drawing a circles in the air, which the forefingers repeated with movement of the arms. अच्छा, फोर फिंगर्स रिपीटेड द मोमेंट ऑफ द आर्म्स, उसको हम क्या कहते हैं? सही। फ्रंट ऑफ द बॉडी इज ड्राइंग अ सर्कल, एक सर्कल आप उसको घुमाते हो इस तरह, सही। तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल यही कि आप बॉलिंग करते हो, क्या कहते हो? बॉल को फेंकते हो, सर्कल बन जाता है, सही। तो उसको हम क्या कहते हैं? रोटेशंस? नो, रोटेशन थ्रू द एक्सिस होता है, ये मैंने आपको बताया। रोटेशन क्या होता है? थ्रू द एक्सिस होता है। सरकमडक्शन मे बी, एक्सटेंशन नो, इन्वर्जन नो। तो विच वन द करेक्ट? द ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा आपके पास है? सरकमडक्शन इज द करेक्ट ऑप्शंस। Let's go to 59. Which of the following describe the gate pattern seen in the Caesar gate? Caesar gate में आपके पास कौन सा टीक पैटर्न आपके पास है जी? सीजर में आपके पास कौन सा गेट ठीक है? मुझे कौन बताएगा जी? अच्छा, सीजर का मतलब क्या है? सीजर जानते हो? पहले आप लोगों सीजर को पहचान लो, सही। सीजर क्या है? आपको किसी को पता है सीजर क्या है? सीजर कैंची को कहते हैं। किसी को कहते हैं? कैंची को कहते हैं, सही। अच्छा, तो उसमें हमारे पास उसका एक नाम दिया है कि ये इसमें आपके पास क्या है? एक गेट है। क्या है? एक गेट है। गेट किसी को कहते हैं? अच्छा, सीजर गेट में ये होता है, जिस तरह सीजर होता है इस तरह आपके पाँव का शेप होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सीजर गेट है, हम कह सकते हैं, सही। तो सीजर गेट में आपके पास क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड डिजीज आपके पास है। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड डिजीज है, काजिंग बायलेटरली लोअर एक्सट्रीमिटीज स्पेसिडिटीज। आपके पास वहाँ पे वो क्या होता है? स्पेसिडिटी का अगर हो जाती है, इंक्लूडिंग एडक्टर स्पाज्म होता है वहाँ पे आपके पास। एबनॉर्मल प्रोप्रोसेप्शन होता है। गेट स्टफ, उसमें स्टफ गेट होता है। क्या होता है? स्टफ गेट इसमें हो जाता है, सही। तो एबनॉर्मलिटी ऑफ गेट आप लोगों ने पहचानना, ये मैंने स्लाइड में आप लोगों को दिए हैं, उसमें आपके पास डिफरेंट गेट्स है। पार्किंसन गेट है आपके पास है, एटेक्सी आपके पास है, सीजर गेट आपके पास है, सही। सेरेब्रल एटेक्सी आपके पास है, स्टेपेज गेट आपके पास है, मल्टीपल्स अदर आपके पास है। तो ये आपने पहचानना है। तो उसमें आपके पास कहते हैं गेट पैटर्न इज सीन इज सीजर गेट। सीजर गेट में कहते हैं क्रॉस द लेग्स मूवमेंट। लेग मूवमेंट कहते हैं, टो वॉकिंग नहीं होता है, लिम्स ऑन वन साइड नहीं होता है, शफलिंग स्टेप नहीं होता है। इसमें क्या होता है? क्रॉस द लेग मूवमेंट होता है। क्रॉस द लेग मूवमेंट, एक लेग को दूसरे पे क्या करता है? क्रॉस करता है, सही। ये आप लोगों ने पहचानने हैं। अगर आप लोगों ने डिटेल से पढ़ना है तो उसमें मैंने दिए हैं, सही है। स्लाइड में उसके विद इमेजेस आपने दिए हैं, तो उसको आप लोग पहचान सकते हो, उसको आप पढ़ सकते हो। एक इमेज मैंने दिया, उसमें आपको बेटर। एक आपके पास क्या है? न्यूरोपैथिक गेट आपके पास है, सही। सीन द पेशेंट विथ फूड ड्रॉप, उसमें क्या होता है? फूड ड्रॉप होता है। क्या होता है? फूड ड्रॉप किस में होता है? न्यूरोजेनिक में होता है। इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, अपने साथ लिखो, पेज और पेन उठाओ। जब फूड ड्रॉप होता है तो आपके पास क्या होता है? न्यूरोजेनिक गेट आपके पास होगा। स्टेपेजी गेट उसको भी हम कह सकते हैं, स्टेपेजी या न्यूरोजेनिक गेट आपके पास क्या होता है? इसमें फूड ड्रॉप होता है। मायोपैथिक गेट आपके पास है। वीकनेस ऑफ द ग्लूटिल मसल, इसमें क्या होता है? वीकनेस ऑफ द ग्लूटिल मसल या टिलिंगबर्ग साइन इसमें होता है। टिलिंगबर्ग साइन या वीकनेस ऑफ द ग्लूटिल मसल होता है। हेमीफेलिक गेट आपके पास होता है, उसमें क्या होता है? द पेशेंट विद होल्ड ऑफ द एंड आर्म्स ऑफ द वन, और क्या कहता है? अपने आर्म को होल्ड करता है। साइड एंड ड्रैग्स हैज अफेक्टेड लेग्स एंड सेमी सर्कल। सरकमडक्शन भी उसको हम कह सकते हैं। हेमी प्लेजिक गेट आपके पास के, उसने हाथ को पकड़ा है और एक पाँव को ज़मीन से नहीं उठा सकते, अपने पीछे खींचता है, सही है। अच्छा, एटेक्स गेट आपके पास कॉमनली सीन इन द सेरेब्रल डिजीज में हम देखते हैं। गेट इज डिस्क्राइब एज कॉम्स द पेशेंट विल वॉक्स, पेशेंट जो होते हैं उसकी वॉक जो होते हैं वो सीधे तरह से नहीं कर सकता है, सही। उसको हम क्या कहते हैं? एटेक्स गेट। पार्किंसन गेट में क्या होता है? स्टॉप पोस्चर्स एंड पोजीशन में इनवॉलंटरी
टेक एक्सेलरेटिंग स्टेप, जल्दी से एक स्टेप लेता है, सही है। और सीजर गेट में आप लोगों को मैंने बताया कि उसमें क्या होता है, ये जो आपके पास क्रॉस लेग मूवमेंट होता है, तो ये आपके पास कॉमन है, तो उसको आप लोग बेटर तरीके से आप लोग उसको याद कर लो, ताकि आप लोगों को फिर उसमें मसला ना हो। इसको इस तरह के MCQs से आ सकते हैं, सब गेट को आप लोगों ने याद करना है। अच्छा, MCQs नंबर 60 पे हम जाते हैं जी। 60 यहाँ पे मिसिंग है, सॉरी, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। द एंकल जॉइंट्स इज द आर्टिकुलेशंस ऑफ द टिबिया फिबुला एंड। अच्छा, एंकल जॉइंट आपके पास किस चीज़ से बना है? टिबिया है, फिबुला है, और कौन सा है जी? बोलो ना, आपको इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने ये चीज़ें पहचानी है, सही। एंकल जॉइंट आर्टिकुलेशन बोन्स कौन कौन से हैं जी? टिबिया, फिबुला एंड टेलस है। क्या है? टेलस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा है? टेलस आपके पास है। तो इसलिए आप लोगों को जॉइंट के आर्टिकुलेशन भी याद रखना है। इस तरह के MCQs आप लोगों को आ सकते हैं, हैंड के, फुट के, बाकी आप लोगों ने याद रखना है। 61 पे हम जाते हैं, किसी पे जाते हैं? 61 डैश इज एन एबनॉर्मल crunchings, grindings and grating sounds when a joints with rough articulation surface move. Muscle cramp, bruised, crepitus and murmur. जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट 61 में आपके पास? हाँ, हमने पढ़ा था कि जब मूवमेंट करते हैं उससे एक आवाज़ आती है, एब्डोमिनल क्रंचिंग या ग्राइंडिंग होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रेपिटस हम कहते हैं। मरमर या मसल क्रैम्प ये अलग चीज़ है, ये मरमर साउंड तो हार्ड में है, सही है। और क्रेपिटस आपके पास क्या है? करेक्ट साउंड। ब्रूजी आपके पास विसल में होता है, आर्टरी में या उसमें होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में होता है। तो क्रेपिटस आपके पास करेक्ट ऑप्शंस है। 62 पे जाते हैं। When assessing the lymphatic system of an adult client's non-palpable, what does this indicates? Lymphadenoma, arteriosclerosis, possible lymphoma, and normal findings. आ जाए, एपिक्रोटिक नोट्स को आप पल्पेट करते हो तो आप क्या इंडिकेट करते हो? सही है, नॉन पल्पेबल होगा तो इट मीन्स क्या होगा? आपके पास नॉर्मल होगा। अगर पल्पेबल होते हैं तो फिर उसमें मसला आ सकता है, सही। उसमें हम उसको देखते हैं। जब आपके पास नॉन पल्पेबल होता है तो इसमें उसके आपके पास क्या होता है? नॉर्मल होगा, सही है। 63 पे जाते हैं। On inspection of the client's legs, the nurse had found varicose veins. Which test should the nurse next performs to determine the competence of the spinous veins walls? जी, इलिन टेस्ट आपके पास है, टेनिनबर्ग टेस्ट आपके पास है, पॉजिटिव चेंज टेस्ट आपके पास है, एंकल ब्रेकिल प्रेशर इंडेक्स आपके पास है। हमने प्रीवियसली भी इसको एक्सप्लेन किया कि टेनिनबर्ग टेस्ट इसके लिए हम करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं? टेनिनबर्ग टेस्ट करते हैं। इलिन टेस्ट हम हैंड में करते हैं, पोजीशन चेंज टेस्ट भी हम फूड में करते हैं, लेकिन इसके लिए हम नहीं करते। वेरिकोज वेन के लिए हम नहीं करते। DVT के लिए हम कौन सा करते हैं? टेनिनबर्ग टेस्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है? 64 Which assessment technique is used to assess for large amount of fluid around the patella? Tunnels, Bridgman's, Ferenc and Berger test. अच्छा, ये आपके हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि टनल टेस्ट हम नर्व्स के लिए करते हैं, फिनल टेस्ट हम भी ऊपर दोनों हाथों को अगेंस्ट रखते हैं, हैंड के लिए करते हैं। बर्गर टेस्ट और बिलिटमेंट टेस्ट में आपके पास क्या है? बिलिटमेंट टेस्ट हमने पढ़ा था कि ये आपके पास क्या है? हम फ्लूइड जब हमारे पास एक्यूमुलेट होता है अराउंड द नी, हम क्या करते हैं? बिलिटमेंट टेस्ट हम उसके लिए हम करते हैं। 65 बो लेग्स, बो कमान को कहते हैं, किसी को कहते हैं? कमान को कहते हैं। द मेजरमेंट डिस्टेंस बिटवीन द नी when the ankles are together is 2.5 सेंटीमीटर स्पेस। जब आप दोनों पाँव को इकट्ठे करते हो उसके बीच में फिर भी आपके पास स्पेस होता है, बो जैसा शेप, कमान की तरह आपके पास एक शेप बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जेनिवेरम, ऑस्टियोपोरोसिस, जेनिवेलगम एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस आर समथिंग डिफरेंट, इसको आप निकालो क्योंकि ये आपके पास डिजीज़ के हिसाब से है, सही। तो उसमें आपके पास फिर जेनी वेरम एंड जेनी वेलगम आए।
विल गम मीन्स गम, वो क्या होता है एक दूसरे के साथ चपक जाते हैं, उसको गम इसलिए लिख दिया है, तो ये गम भी नहीं हुआ। तो एंड में आपके पास जेनिवेरम रहेगा, तो जेनिवेरम आपके पास है क्योंकि स्पेस आपके पास नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं, तो उसको हम उसको क्या कहते हैं, जेनिवेरम कह सकते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, यस। 66. The nurse finds that a patient can flex the arms when no resistance is applied, but is unable to flex when the nurse applies a light resistance. The nurse should document the patient's muscle strength as level 0, 0%, 1 trace 10%, 2 poor and 3 fair 50%. अच्छा, एमसीक्यूज का मतलब क्या है? नर्स फाइंड द पेशेंट कैन फ्लेक्स द आर्म्स विथ नो रेजिस्टेंस, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, चाहिए अप्लाइड बट अनएबल टू फ्लेक्स व्हेन द नर्स अप्लाइड लाइट रेजिस्टेंस, लाइट रेजिस्टेंस की तो उसे अप्लाई नहीं कर सकते। द नर्स शुड डॉक्यूमेंट द पेशेंट मसल स्ट्रेंथ लेवल इज। अच्छा, पहले आपने क्या करना है, मसल स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस को आप लोगों ने पहचानना है क्या है, सही है? कौन बताएगा, हमने पढ़ा था। मसल स्ट्रेंथ स्केल था हमारे पास जी। ज़ीरो हमारे पास वही कि कंप्लीट पैरालाइज होता है, उस ज़ीरो आते हैं। वन क्या होता है, फ्लेकर टू कंट्रैक्ट, जस्ट फ्लेकर होता है, कंट्रैक्ट होता है, उसको हम वन कहते हैं। टू आपके पास की कंट्रैक्ट ओनली विद ग्रेविटी एलिमिनेटेड, ग्रेविटी को हम एलिमिनेट करते हैं तो वो आपके पास टू होता है। थ्री आपके पास क्या है, कंट्रैक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी ओनली, ग्रेविटी ओनली के अगेंस्ट करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कि नर्स ने जब उसको फोर्स दिया, लाइट रेजिस्ट किया तो अनेबल था कि वो मूवमेंट कर ले। जब उसने रेजिस्टेंस हटाया तो इट्स मीन्स ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है, क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी है। फोर आपके पास क्या है, कंट्रैक्ट करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड लाइट रेजिस्टेंस, उसमें फिर लाइट रेजिस्टेंस भी होता है तो फिर फोर होगा। तो ये आपके पास कौन सा टिक है, टोटल आपके पास फिफ्थ है, सही। तो ऑप्शन थ्री आपके पास टिक है, ऑप्शन डी आपके पास टिक है, फेयर है, 50%, सही। 50% का मतलब क्या है कि मीन्स अगेंस्ट द ग्रेविटी करता है। अब अगर आपके पास अगेंस्ट द ग्रेविटी विद लाइट रेजिस्टेंस करे तो 75% होगा, अगर फुल रेजिस्टेंस हो तो आपके पास 100% पर उसमें हो सकता है। अच्छा, इसकी समझ आ गई। पहले आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मसल पढ़ने हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 है आपके पास, सही। 1 10%, 2 25, 3 50, 4 75 एंड 5 100%। तो इसको आप लोगों ने पहचानना है। मैंने आपको जिस तरह बताया, ये एक टेबल है, उस टेबल को आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी कहा था कि MCQs आ सकते हैं। Lateral curvature of spine with an increase in the convexity on the one side that is called but seen in which of the following abnormality of spine curvature। अच्छा, इसमें क्या होता है, लेटरल कर्वेचर आपके पास होता है, सही है। काइपोसिस में आपके पास थोरेसिक में होता है स्कुलियोसिस, लॉर्डोसिस और फ्लेटिंग्स एंड लंबर कर्वेचर, ये नहीं है, सही। तो आपके ऑप्शन आपके पास कौन सा रहेगा, बी एंड सी में कौन सा ठीक है। लार्डोसिस हमारे पास प्रेगनेंसी में होता है, सही, वो इनर साइड पे होता है, लेटरल साइड पे नहीं होता है। तो इसलिए स्कुलियोसिस रह गया, स्कुलियोसिस आपके पास क्या होता है, लेटरल साइड पे होता है। मैंने आपको प्रीवियसली बताया भी, स्कुलियोसिस में क्या होता है, लेटरल साइड पे हो सकता है, और लार्डोसिस में लंबर रीजन पे इनर साइड पे होता है, क्योंकि एब्डामेन पे फोर्स ज़्यादा होता है, बेबी होता है, तो उसका शेप चेंज होता है प्रेगनेंसी में, ये भी लार्डोसिस अगर होते हैं। अच्छा, 68 तक जाते हैं। विच असेसमेंट टेक्निक्स इज यूज टू असेस आर्टीरियल ब्लड फ्लो इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज, सही। लोअर एक्सट्रीमिटीज में कौन से आपके पास आर्टीरियल ब्लड फ्लो की एक्सट्रीमिटीज चाहिए। एलियन टेस्ट आपके पास है, होमन साइंस है, एंकल ब्रेकल इंडेक्स आपके पास है, एंड टिलेनबर्ग टेस्ट आपके पास है जी। एलियन टेस्ट आपके पास अपर एक्सट्रीमिटीज में होता है, ह्यूमन साइंस और टिलेनबर्ग टेस्ट आपके पास, और या एंकल ब्रेकल इंडेक्स जी। कौन सा ठीक है आपके माइंड में, सेलेक्ट कर लो एक को। हम्म, अच्छा,
जी, किसी को नहीं पता। एंकल ब्रेकिल इंडेक्स क्या है? अच्छा, आर्टीरियल ब्लड फ्लो हम गए थे लोअर एक्सट्रीमिटीज में, सही है। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, एंकल ब्रेकिल इंडेक्स टेस्ट हम करते हैं, सही। नॉर्मली एंकल ब्रेकिल इंडेक्स जो आपके पास है वो बिटवीन 0.9 टू 1.4 होता है, सही। नॉर्मल 0.9 टू 1.4 होता है। एक नॉर्मल एंकल ब्रेकिल टेस्ट आपके पास बिलो 0.9 होगा, इस पावरफुल इंडिपेंडेंट मार्क फॉर कार्डियोवास्कुलर रिस्क आपके पास होता है। ये आपके पास हम डिवाइड करते हैं ब्लड प्रेशर्स पे, आर्टीरियल एंकल्स, बट द ब्लड प्रेशर इज़ एन आर्टरी ऑफ द आर्म्स, सही। तो उसमें हम देखते हैं आपके पास, अच्छा किस तरह हम करते हैं। हाँ, द पेशेंट्स हाईएस्ट रिस्क एंकल प्रेशर इज़ 139 एम ऑफ एच जी आपके पास है, सही है। 139 एम ऑफ एच जी हाईएस्ट है। ओवरऑल द ब्रेकियल प्रेशर इज़ 126 एम ऑफ एच जी, 126 है। द राइट एंकल ब्रेकियल इंडेक्स आपके पास क्या है, रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग 139 टू 126। 139 को 126 पे हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, विच इज इक्वल टू 1.10 नॉर्मल आता है आपके पास, 1.10 नॉर्मल आता है। तो उसको हम डिवाइड करते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं उससे आपके पास जो आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंकल ब्रेकियल फ्लो हमारे पास जो टेस्ट है आपके पास ये होता है, सही। कॉमनली आप लोगों ने ये एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकते हैं। नॉर्मल आपके पास 1.0 टू 1.4 आपके पास होता है, 0.9 टू 1.0 आपके पास एक्सेप्टेबल है, 0.8 टू 0.9 आपके पास सम आर्टरी डिजीज़ है आपके पास, रिस्क फैक्टर में आपके पास है। 0.5 टू 0.8 आपके पास मॉडरेट आर्टीरियल डिजीज़ है, लेस देन 0.5 इज सीवियर आर्टीरियल डिजीज़ आपके पास है। तो ये आपके पास एक स्केल है, इस स्केल को आप लोगों ने एंकल ब्रेकियल इंडेक्स के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि एंकल ब्रेकियल इंडेक्स आपके पास क्या है, सही है। अच्छा, इसमें क्या आपके पास राइट एंकल प्रेशर्स को डिवाइड करते हैं हम राइट आर्म प्रेशर के साथ, और लेफ्ट एंकल प्रेशर को हम डिवाइड करते हैं लेफ्ट एंकल ब्रेकियल के साथ। तो उसमें आप लोगों के पास पैर आ सकता है, सही। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन फॉर चेकिंग द बैलेंस गेट व्हेन द पर्सन वॉक टू हील एंड टो, इट्स कॉल्ड टाइप्स ऑफ। अच्छा, जब आपके पास एक बंदा वॉक करता है, आप गेट चेक करते हो, सही। हील टू टो, हील से टो तक जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं जी। कौन बताएगा। वॉकिंग ऑन टो, होपिंग्स, वॉकिंग ऑन हील एंड ट्रेंडम वॉक, सही है जी। अच्छा, चेकिंग द बैलेंस गेट व्हेन द पर्सन वॉक्स ऑन हील टू टो, हील से टू तक दिस कार्ड, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंडम वॉक। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंडम वॉक हम उसको कहते हैं, जब हील से टो तक जाता है। क्योंकि अब पहले वो हील को टो के साथ मिलाते हैं और आगे जाते हैं, और हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि गेट कौन सा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंडम गेट हम कहते हैं, सही है। ट्रेंडम वॉकिंग हम उसको कहते हैं, याद रखना। 70. The nurse assists the patient in inspection in supine position, raise his legs to about 40 degree at the hip and hold for 2 to 3 minutes. After the 2 minutes, ask the patients to sit up and lower the legs hung its sides beside the tapes. The test is cards. जी, ये हमने प्रीवियसली पढ़ा भी था। क्या पढ़ा था हमने, ये प्रीवियसली एमसीक्यू में भी आया था, सही है। अच्छा, इसमें क्या है कि आपने क्या करना है, अपने पाँव को 45 डिग्री पे हिप पे करना है 2 टू 3 मिनट्स के लिए। फिर पेशेंट वाज करने के सेट डाउन या लोअर करो, अपने लेग्स को हैंग करो। टाइप्स ऑफ टेस्ट को हम क्या कहते हैं, बर्गर टेस्ट हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बर्गर टेस्ट हम उसको कह सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा 1 यूनिट कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट यूनिट पे हम आप लोगों के साथ आएंगे और आप लोगों को चीज़ें डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इसको जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जब मैं आप लोगों कहते किसी चीज़ को आप देख लो, काइंड इसको आप सर्च भी कर लो, साथ में देख लो भी, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।